दोस्तों, एक अयास ससुर अपनी नई नवेली बहू की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है और अपने ही बहू के प्रति उसके मन में गलत भावनाएं पैदा हो जाती है। दोस्तों, अब आए दिन वह ससुर अपनी बहू के साथ छेड़खानी करने लगता है। अपनी बहू के साथ वह बार बार अश्लील हरकतें करने लगता है। दोस्तों, अब इन सब चीजों से जो उसकी बहुत ही वह परेशान हो जाती है। अब एक दिन अपने ससुर से वह पूछती है कि ससुर जी, आपको मुझसे क्या चाहिए। दोस्तों, अब जो ससुर था वह कहता है अपनी बहू से कि देखो बहू, जब से मैं तुम्हें देखा हूं उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूं। दोस्तों, अब जो बहू थी वह भी अपने ससुर से काफी परेशान रहने लगी थी। वह कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल के लिए आप इंतजार कीजिए, कल रात आप मेरे कमरे में आइएगा, हम दोनों मिलकर सुहाग रात मनाएंगे। दोस्तों, जब ससुर अपनी बहू के मुंह से यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर मेरी बहू इस तरह के लिए मान कैसे गई। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकलता है। अब अगले दिन जो ससुर था बहू के कमरे में चला जाता है और अपने बहू के साथ वह सारी चीजें करने लगता है जिसकी उसे ख्वाहिश थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक शहर में एक बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका नाम था किशन शर्मा। दोस्तों, किशन शर्मा के परिवार में सिर्फ उनका बेटा था जिसका नाम था सौरभ शर्मा। किशन शर्मा की जो बीवी थी बहुत पहले ही उनकी मौत हो गई थी जब उनका बेटा बहुत छोटा था। उसी वक्त दोस्तों, किशन शर्मा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और वह बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे। अपने बेटे की परवरिश के लिए एक वह नौकरानी रखते हैं और वही नौकरानी उनके बेटे की परवरिश करते हैं। घर में नौकर चाकर की कमी भी नहीं थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। किशन शर्मा का जो बेटा था सौरभ शर्मा, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन दोस्तों, बीवी के मरने के बाद जो किशन शर्मा थे वह अयास किस्म के हो जाते हैं। अब बीवी के मरने के बाद अब वह आए दिन चले जाते थे बड़े होटलों में नई नई लड़कियां लेकर और वह उन जगहों पर भी जाया करते थे जिसका मैं यहां पर नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह के वह अयास बन गए थे। कभी वो नई और खूबसूरत लड़की को देखते बस उसके साथ ही वह रात बिताने का सोच लेते थे और जिनके साथ वह सोच लेते थे उसके साथ वह काम वो कर भी लेते थे क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं थी। दोस्तों, उनके कंपनी में लगभग 100 एम्प्लॉय से भी ज्यादा लोग काम किया करते थे। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। किशन शर्मा का जो बेटा था सौरभ शर्मा, वह भी बड़ा हो गया था, उसकी भी पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट हो गई थी। लेकिन दोस्तों, जो सौरभ शर्मा था वह एक लड़की से प्यार करता था और उसके बारे में उसके पापा को भी अच्छे से पता था। लेकिन कभी सौरभ अपने पापा से नहीं कहता है कि पापा, मैं फलाने लड़की से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, क्योंकि जो सौरभ था वह अपने पापा से बहुत डरा करता था। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब एक दिन किशन शर्मा के कंपनी में एक लड़की आती है इंटरव्यू देने के लिए। दोस्तों, जो लड़की आती है इंटरव्यू देने के लिए दरअसल उसका नाम होता है सुनी, और जो अनीता थी देखने में बेहद खूबसूरत थी, क्वालिफाइड लड़की थी, पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा थी और वह एक संस्कारी घर की लड़की थी। उसका जो ड्रेसअप था वह बहुत ही अच्छा था। लड़की को देख के कोई भी यही कहता कि बहुत ही संस्कार वाली लड़की है। दोस्तों, जब अनीता अपने बॉस के कबी में जाती है, यानी कि किशन शर्मा के कबी में, जो किशन शर्मा थे पहली बार जब उस लड़की को देखते हैं तो देखते ही उसका दिल उस पे आ जाता है, यानी कि उसी वक्त उस लड़की को वह दिल दे बैठते हैं और उनके मन में यही चलने लगता है कि अब इस लड़की को भी वह अपना बनाकर रहेंगे। दोस्तों, अब जो किशन शर्मा थे उस लड़की का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू वगैरह लेने के बाद अब जो अनीता थी वह सेलेक्ट हो जाती है और उसी कंपनी में जॉब करने लगती है। अनीता की सैलरी भी वह बहुत ही अच्छा खासा रखते हैं। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अनीता का जो वहां पे काम था वह लग चुका था, उससे अनीता के परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। अनीता रोज टाइम से अपने काम पर आती और शाम को अपने टाइम से ही घर चली जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, जो उस दौरान किशन शर्मा थे अनीता के साथ कई बार अश्लील हरकतें करने की कोशिश करते हैं, कई बार उसके साथ कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं जो वह करना चाहते थे।
लेकिन दोस्तों जो अनीता थी उन सब चीजों को इग्नोर करती है, क्योंकि अनीता एक अच्छे घर की लड़की थी, संस्कारी लड़की थी। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब था और अपने सैलरी से मतलब था, इसलिए वह अपने बॉस के कभी करीब ही नहीं आती है। एक दो बार उसके बॉस हिट देते हैं, लेकिन जो सुनी पता थी वह पीछे हट जाती है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। किशन शर्मा को भी अब यह पता चल चुका था कि वह लड़की ऐसे उसके हाथ नहीं लगने वाली है। जो किशन शर्मा थे वह दिलो जान से उस लड़की को चाहने लगे थे और उस लड़की से उनका शादी करने का भी इरादा था, लेकिन दोस्तों वह लड़की कभी किशन शर्मा का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। किशन शर्मा को यह पहले ही अनुभव हो गया था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जो किशन शर्मा थे अब अपने ही मन एक प्लानिंग बनाने लगते हैं। दोस्तों अब एक दिन की बात है, किशन शर्मा अपने ऑफिस से घर जाते हैं। जब वह घर जाते हैं तो अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाते हैं। कमरे में बुलाने के बाद अब वह अपने बेटे से कहते हैं कि सौरभ बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखा हूं, लड़की बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि तुम अब शादी कर लो। शादी के बाद अब तुम भी कंपनी ज्वाइन कर लो और मेरा काम तुम धीरे धीरे संभालने लगो। आखिर तुम अभी नहीं संभालोगे तो कब संभालोगे? कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर इस कंपनी का क्या होगा? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम शादी कर लो और शादी के बाद बिजनेस ज्वाइन कर लो। दोस्तों जब यह बात सौरभ सुनता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन किसी तरह से हिम्मत जुटाकर सौरभ अपने पापा से कहता है कि पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं। दोस्तों जब यह बात किशन शर्मा सुनते हैं तो वहीं पर आग बबूला हो जाते हैं और अपने बेटे को खूब डांटते हैं, खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि यह हरगिज नहीं हो सकता, जहां तुम्हें मैं कहूंगा तुम्हें वही शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों अब उसी वक्त गुस्से में किशन शर्मा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे कंपनी में जो लड़की है अनीता नाम की, उसी से तुम्हारी शादी हो और तुम्हारी शादी उसी से होकर रहेगी। मैं कल जा रहा हूं अनीता के घर उसके माता पिता से बात करने के लिए। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ और यह मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि यह मेरा हुक्म है और तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। दोस्तों जब यह बात सौरभ सुनता है तो चुपचाप वहां से चला जाता है अपने कमरे में और अपने कमरे में जाकर वह लड़का बहुत रोता है। वह अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता था क्योंकि वह अपने पापा से बहुत डरता था। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अब जो किशन शर्मा था वह चले जाते हैं अनीता के घर। जब वह अनीता के घर जाते हैं तो उसके माता पिता से बातचीत करते हैं और उसके बाद किशन शर्मा कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का हाथ मेरे बेटे के लिए मांगने आया हूं, क्या आप लोगों को यह रिश्ता पसंद है? दोस्तों जब अनीता के माता पिता यह बात सुनते हैं तो वो लोग तो एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि इतने बड़े घर से किसी लड़का का रिश्ता आएगा उनकी बेटी के लिए। दोस्तों जो अनीता के पापा थे वहीं पर दंग रह जाते हैं और किशन शर्मा से पूछते हैं कि साहब आप ये क्या कह रहे हैं, क्या यह बात सच है? दोस्तों अब जो किशन शर्मा थे वो कहते हैं कि जी हाँ, यह बिल्कुल हकीकत है और मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। दोस्तों अब जो उनके माता पिता थे अनीता के वो बहुत खुश होते हैं। अब उसी वक्त मिठाई मंगवाते हैं और दोनों परिवार वाले एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। दोस्तों अनीता भी उस दिन घर पर ही थी। अनीता को ऐसा लगा था कि शायद उसके बस उसकी शिकायत करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब जो अनीता थी वो भी खुश होती है इस रिश्ते से, क्योंकि अनीता को भी यह रिश्ता बहुत पसंद था। अनीता पहले ही सौरभ को एक दो बार देख चुकी थी तो अनीता को इस रिश्ते से कोई ऐतराज भी नहीं था। दोस्तों उधर जो किशन शर्मा थे वहीं पर कह देते हैं कि मुझे दहेज में एक रुपया भी नहीं चाहिए, ना ही घर का कोई सामान चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए जो मेरा घर संभाल सके। दोस्तों अब वहीं पर शादी की तारीख रख दी जाती है। लगभग 2 महीने बाद की अब दोनों परिवार वाले बिजी हो जाते हैं शादी के तैयारियों में। अब इसी तरह से धीरे धीरे शादी का डेट नजदीक आ जाता है और बड़े ही धूमधाम से किशन शर्मा अपने बेटे की शादी अनीता से करवाते हैं। दोस्तों शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब जो अनीता थी वह विदा होके अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में अब जो अनीता का पहला रात था, पहला रात के दिन अनीता अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने पति की आने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों रात के लगभग 2 बजे के करीब सौरभ अपने कमरे में आता है। जब अपने कमरे में आता है तो जाकर बैठ जाता है। दोस्तों उसी वक्त अनीता चली जाती है
किचन में दूध गर्म करती है और एक गिलास अपने पति के लिए दूध लेकर आती है और अपने पति को देती है पीने के लिए। दोस्तों, जो सौरभ था उसी वक्त अनीता से झगड़ा करने लगता है, उससे ऊंची आवाज में बातें करता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो तो बेहतर होगा। यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि मेरे खिलाफ हुई है। मेरे पापा की पसंद थी, तुम मेरी पसंद नहीं हूं। मैं किसी और से प्यार करता हूं और उसी से प्यार करूंगा, तो मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना और मुझसे कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश भी मत करना। दोस्तों, इतना कहकर सौरभ सो जाता है। इधर जो अनीता थी, रात भर रोते रोते उसका आंख लाल हो जाता है। वह रात भर सोती नहीं है। इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। दोस्तों, जब सुबह का वक्त होता है तो अनीता अपने काम में बिजी हो जाती है और दोस्तों, शादी के अगले ही दिन से सौरभ अपने पापा के ऑफिस जाने लगता है। उसका जो पापा था वह अपने बेटे को काम वगैरह सिखाने लगता है। धीरे धीरे करके सौरभ का पापा उसे बिजनेस की सारी जिम्मेदारी ही सौंप देता है। इधर जो अनीता थी अपने घर में बिजी हो जाती है। शादी के बाद वह ऑफिस वगैरह जाना भी छोड़ देती है, क्योंकि जो सौरवा का ससुर था वह पहले ही उसे मना कर देता है और कहता है कि शादी के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इधर जो अकीता थी घर का सारा काम संभाल लेती है। वो एकदम घरेलू औरत की तरह ही रहने लगती है, हाउसवाइफ की तरह। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। दोस्तों, उधर जो सौरभ था जब अपने ऑफिस का सारा काम संभाल लेता है, तो जो सौरभ का पापा था वह सारा दिन अब घर पे ही रहने लगते थे। दोस्तों, अब उसी दौरान जो सौरभ के पापा थे किशन शर्मा, वह हर वक्त अपनी बहू पर बुरी नजर रखा करते थे। दोस्तों, जब भी अनीता ससुर के कमरे में जाती झाड़ू वगैरह करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, पूछा करने के लिए, तो जो अनीता के ससुर थे उसकी नजर अनीता पर ही रहती। जब भी अनीता झुकती काम के लिए तो अनीता के ससुर की नजर उसके प्राइवेट अगो पर ही रहती। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। अब एक दिन की बात है कि अनीता अपने ससुर के कमरे की सफाई कर रही थी। अब उसी दौरान जो अनीता के ससुर थे पीछे से आते हैं अनीता के पास और उसके कमर पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि बहू, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। दोस्तों, जो अनीता थी एकदम से डर जाती है और अपने ससुर से कहती है कि ठीक है पापा जी, मैं भी लेकर आती हूं, और अनीता चली जाती है किचन में। दोस्त, तो अनीता सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक ससुर अपनी बहू के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब उसी दिन से धीरे धीरे अनीता को अपने ससुर के साजिश समझ में आ जाती है। अनीता समझ जाती है कि उसके ससुर के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, अब उसी दिन से अनीता अपने ससुर से सतर्क रहने लगी थी। अपने ससुर से वह दूरी बनाए रखी थी। लेकिन दोस्तों, जो ससुर था वह बहुत ही अयास किस्म का था। पहले ही वह कई लड़कियों के साथ गलत संबंध बना चुका था। अब उनकी नजर अपनी ही बहू पर थी और वह तो अपनी बहू को बीवी बनाना चाहता था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। वह अच्छे से जानते थे कि यह लड़की कभी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में लाए ताकि उसके साथ वह गलत हरकत कर सके। दोस्तों, अब इस तरह से लगभग 3 से 4 दिन का वक्त और गुजर जाता है। अब एक दिन सुबह के वक्त अनीता किचन में नाश्ता बना रही थी। अनीता का जो पति था वो ऑफिस जा चुका था। अब जो अनीता के ससुर थे वह घर पर ही थे। अब वो चले जाते हैं चुपके से किचन में जाने के बाद अपनी बहू को पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बहू, मुझे नाश्ता चाहिए, नाश्ता दो। दोस्तों, जो अनीता थी उसी वक्त अपने ससुर को धक्का दे देती है और कहती है कि यह कौन सा तरीका है नाश्ता मांगने का। आप मुझे आवाज लगा सकते हैं या फिर दूर से ही बोल सकते हैं। आपको मेरे करीब आकर इस तरह से बात करने की जरूरत क्या है, और आपको मुझे टच करने की जरूरत क्या है, और यह अधिकार आपको किसने दिया है। दोस्तों, जब इस तरह से अनीता अपने ससुर से कहती है तो उसका ससुर कुछ नहीं कहता है, बस गुस्से में इतना कहता है कि चुपचाप से नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। दोस्तों, अब जो अनीता थी अपने ससुर का नाश्ता तैयार करती है और उनके कमरे में ले जाकर दे देती है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। शाम के वक्त जब अनीता का पति ऑफिस से आता है तो अनीता कहती है अपने पति से कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ जरूरी बात करनी है। दोस्तों, अब जो सौरभ था वो कभी अनीता से अच्छे से बात ही नहीं करता था। सौरभ गुस्से में कहता है कि क्या बात है, तुम्हें क्या कहना है, जल्दी कहो। दोस्तों, उसके बाद अनीता कहती है
कि कुछ देर रुकिए तो सही, उसके बाद ही मैं बात करती हूँ, हर बात में हड़बड़ ई मैं नहीं कह सकती। दोस्तों उसके बाद सौरभ रुक जाता है और कहता है कि हाँ कहो, क्या बात कहनी है। अनीता कहती है कि दरअसल मैं यह बात नहीं कहना चाहती थी मैं, लेकिन बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत दिनों से सहती आ रही हूँ, बस इसीलिए मेरा मन कह रहा है कि आज आपको बता ही दूँ। उसके बाद अनीता कहती है कि दरअसल आपके पापा मुझ पर गलत नजर रखते हैं, गलत नजर से मुझे देखते हैं और अश्लील हरकतें करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाइए। दोस्तों जब यह बात सौरभ सुनता है तो वह अनीता को ही डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के खिलाफ इस तरह की बातें कहते हुए, तुम्हें पता भी है कि मेरे पापा तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, अपनी बेटी की तरह इज्जत करते हैं, और तुम मेरे पापा के बारे में इस तरह की बातें कह रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों जो अनीता थी वो कहती है कि मैं ये जानबूझकर नहीं कह रही हूं, तुम्हारे पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है, बस इसीलिए कह रही हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम चले जाओ कुछ देर के लिए बाथरूम में, उसके बाद देखना तुम लाइव प्रूफ कि तुम्हारे पापा मेरे साथ क्या करते हैं। दोस्तों अब जो सौरभ था वह अनीता की बातों को मान लेता है और चुपचाप बाथरूम में जाकर खड़ा हो जाता है, और जो अनीता थी वह कमरे में ही साफ सफाई करने लगती है। दोस्तों अब उसी दौरान जो अनीता का ससुर था अनीता को कमरे में अकेले देख लेता है। अनीता के कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। अब जो अनीता का ससुर था उसके कमरे में आ जाता है, अपनी बहू से बातें करने लगता है। जैसे ही वह अपनी बहू को टोकता है कि उसके ससुर की नजर चली जाती है अपने ही बेटे पर। अब उसका ससुर समझ जाता है कि सौरभ वहां पर छुपा हुआ है। दोस्तों उसके बाद अनीता का जो ससुर था वह अपना चाल ही बदल देता है और अपने बहू से बड़े ही प्यार से बात करता है और कहता है कि बहू तुम्हें इस घर में किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई भी चीज तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे बेहिचक कह लेना, मैं तुम्हें सारी चीजें लाकर दूंगा, और कभी भी सौरभ तुमसे बदतमीजी करे या फिर तुमसे कठली बात करे या फिर भला बुरा कहे तो तुम मुझे कहना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा और उसे समझाऊं कि तुम ऐसा मत करो मेरी बहू के साथ। इतना कहकर वह चला जाता है। दोस्तों अब उसके बाद सौरभ बाथरूम से बाहर निकलता है और सबसे पहले दरवाजा बंद करता है और अपनी बीवी को वह बहुत झाड़ता है, बहुत भला बुरा कहता है और कहता है कि तुम यही सब प्रूफ करना चाहती थी, देखो मेरे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं और अपनी बेटी की तरह तुम्हें मानते हैं। दोस्तों इतना कहकर अब जो सौरभ था गुस्से में बाहर चला जाता है। उस दिन अनीता सोच में पड़ जाती है कि आखिर पापा जी अचानक से अपना रंग कैसे बदल लिए, शायद हो सकता है कि उन्होंने देख लिया होगा सौरभ को, इसलिए वह अपना रंग ही बदल लिए। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो जो अनीता थी वह अपने भैया को फोन करती है और फोन करके अपनी सारी परेशानी बताती है। दोस्तों अब जो अनीता के भैया थे वो कहते हैं कि अनीता तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही शाम को आ रहा हूं तुम्हारे घर तुम्हें लेने के लिए। दोस्तों अब सारा दिन अनीता अपने भैया के आने का इंतजार करने लगती है। शाम की वक्त अनीता का भैया आता है उसके घर में। जब अनीता का भैया आता है तो अनीता के ससुर हॉल रूम में ही बैठे हुए थे और लैपटॉप पर वह काम कर रहे थे। अनीता के भैया आकर उसके ससुर के सामने बैठते हैं और बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों अब उसी दौरान अनीता चली जाती है किचन में पानी लेने के लिए, और जो अनीता के भैया थे अपनी बहन और उसके ससुर और उसके पति के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए हुए थे। दोस्तों अब उसी दौरान अनीता के भैया गिफ्ट्स निकालते हैं और अनीता के ससुर को दे देते हैं। दोस्तों उसमें कुछ कपड़े होते हैं। जब अनीता के ससुर उस कपड़े को देखते हैं तो उसी वक्त उस कपड़े की बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि इस तरह का कपड़ा हम लोग कभी नहीं पहनते हैं, तो आप अपना गिफ्ट ले जाइए, इसी में भलाई है। दोस्तों इस तरह से अनीता के भैया को वह बहुत ही नीचा दिखाते हैं। उसके बाद अनीता के भैया कहते हैं अनीता के ससुर से कि दरअसल मैं अपनी बहन को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, कुछ दिनों के लिए उसका मन था घर जाने का, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद अनीता के जो ससुर थे गुस्सा हो जाते थे और अपनी बहू को बुलाकर कहते हैं कि क्या तुम घर जाना चाहती हो। दोस्तों जो अनीता थी वो डरते हुए कहती है कि जी हाँ मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ। अब जो अनीता के ससुर थे वो कहते हैं कि क्यों, यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ किस चीज की कमी है। अब जो अनीता थी
वो कहती है कि दरअसल मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। दोस्तों, जब अनीता के ससुर यह सुनते हैं तो वहीं पर भड़क जाते हैं, अनीता को भला बुरा कहते हैं और उसके भैया के सामने ही कहते हैं कि यह सिखाई है, आप अपने बहन को इस तरह की तरबियत दी है, इस तरह की संस्कार है आपकी बहन की। देखिए दोस्तों, जब इस तरह से अनीता के सामने उसके भैया को जलील करते हैं, अनीता का जो भैया था उसी वक्त उस घर को छोड़कर चला जाता है और अपनी बहन से कहते जाता है कि तुम यहीं पर रहो, जैसे रह रही हूँ वैसे रहो, मुझे मत बुलाना दोबारा। इतना कहकर वह चला जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से लगभग एक हफ्ता का वक्त और गुजर जाता है। अब एक हफ्ते के बाद अनीता को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि बात जब ऐसे नहीं बन रही है तो उसे कुछ ना कुछ प्लानिंग करना ही होगा और प्लानिंग के तहत अपने पति से कुछ बातें करती है। बातचीत करने के बाद अब जो अनीता का पति था सौरभ, वो मान जाता है और कहता है कि देखो अनीता, अगर तुम इस बार कुछ प्रूफ नहीं कर सकी तो मैं तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मैं अपने पापा के खिलाफ एक भी शब्द और नहीं सुन सकता। दोस्तों, अब एक दिन अचानक से दोपहर के वक्त अनीता अपने कमरे में बैठी हुई थी। अनीता का ससुर भी घर पे ही था। अनीता अपने ससुर को आवाज लगाती है और कहती है कि जरा इधर आइए। दोस्तों, अब जो अनीता का ससुर था वह आ जाता है अनीता के कमरे में। अनीता का मूड बहुत अच्छा था। अनीता अपने ससुर को बड़े ही प्यार से कहती है कि आकर मेरे सामने बैठिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है और मैं आपके लिए कुछ लेकर भी आई हूँ। दोस्तों, अब जो अनीता का ससुर था उसके सामने जाकर बैठ जाता है। अनीता कहती है कि देखिए, मैं आपके लिए मार्केट से रसगुल्ला लेकर आई हूँ, मुझे पता है कि आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है। दोस्तों, अब जो अनीता के ससुर थे वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे रसगुल्ला पसंद है। अब अनीता कहती है कि मुझे आपके बेटे ने बताया है कि मेरे पापा को रसगुल्ला बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैं मार्केट से रसगुल्ला लेकर आई हूँ। दोस्तों, अब जो अनीता के ससुर थे वह रसगुल्ला खाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, वह अचानक से तुम्हारा मन ऐसे कैसे बदल गया। अब अनीता कहती है कि अब मैं क्या करूं, काफी दिनों से आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मन बहुत कुछ कर रहा है मेरे साथ करने को, मैं कितने दिनों तक आपको मैं दूर रख सकती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो गया है कि आप जो चाहते हैं वह मुझे दे देना चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप एक बात बताइए कि आप मेरी शादी अपने बेटे से क्यों करवाए। दोस्तों, उसके बाद जो अनीता का ससुर था वह अनीता से कहता है कि दरअसल जब तुम पहली बार मेरी ऑफिस में आई थी उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे यह अच्छे से पता चल गया था कि तुम एक संस्कारी लड़की हो, अच्छे घर की लड़की हो और मेरा प्रपोजल तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। बस इसीलिए मैंने अपने बेटे को मोहरा बनाया और तुम्हें अपने घर में लेकर आया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि मेरा जो बेटा है वह तुमसे तो कभी उस तरह का रिश्ता नहीं रखेगा जो एक मियाँ बीवी के बीच में होता है, क्योंकि वह लड़का तो पहले से ही किसी और लड़की से प्यार करता था। मेरे कहने पर और मेरे जोर जबरदस्ती की वजह से मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है और मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे बेटे ने अभी तक तुम्हें वह सुख नहीं दिया है जिस सुख की तुम हकदार हो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद अनीता के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अनीता के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। अब अनीता अपने ससुर से कहती है कि ठीक है, जो चीज अब आपको चाहिए वह चीज मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जिस दिन मेरी शादी की पहली रात थी, जिस तरह से यह कमरा सजा हुआ था उसी तरह से इस कमरे को मैं कल सजाऊंगी और उसी तरह से मैं कल सज धज कर रेडी रहूंगी। उसके बाद आप मेरे कमरे में आइएगा और आपका जो मन है वह कर सकते हैं। दोस्तों, इतना बात सुनने के बाद अनीता के ससुर के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। अब वह खुशी खुशी चले जाते हैं अपने कमरे में और वह कल का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अब जब अगला दिन निकल आता है तो प्लानिंग के तहत जो अनीता थी उस कमरे को अच्छे से सजाती है, वही सारा ड्रेस निकालती है जो कि वह शादी के पहली रात पहनी हुई थी, वो अच्छे से रेडी हो जाती है। अब रेडी होने के बाद वह लाइव वीडियो चला देती है और मोबाइल को कमरे में ही छुपा देती है, और जो उसका पति था कमरे में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वह सारा चीज लाइव देख रहा था। दोस्तों, अब थोड़ी ही देर के बाद अनीता का ससुर उसके कमरे में आता है और उसके करीब जाकर बैठ जाता है, उसके साथ कुछ बातें
करता है और उसके बाद अश्लील हरकतें करता है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इतना हो ही रहा था कि उसी वक्त अनीता का पति वहां पर पुलिस की टीम लेकर पहुंच जाता है, दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और अपने पिता का वह कॉलर पकड़ लेता है। अपने पिता को वह 2-3 मुक्का लगाता है और बहुत ही भला बुरा कहता है। और दोस्तों, सौरभ उसी वक्त पुलिस से कहता है कि सर, इस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए और इस पर ऐसा केस लगाए कि जिंदगी भर यह जेल में ही सड़ता रहे। दोस्तों, जो सौरभ का पिता था वह बहुत रोता है, गिड़ा आता है, अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन दोस्तों, जो सौरभ था वह एक सुनने को तैयार नहीं था। वह उस वक्त अपने पिता को बहुत सुनाता है और कहता है कि आपकी वजह से मैंने अपनी बीवी की बातों पर यकीन नहीं की, इसको मैंने बहुत भला बुरा सुनाया आपके कहने पर, क्योंकि जब भी आपके खिलाफ बातें करती थी मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे आप पर बहुत यकीन था, लेकिन आप मेरे ही सामने, मेरे ही पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ इस तरह की अश्लील हरकतें करते रहे, मुझे पता तक नहीं चला। दोस्तों, अब उसी वक्त पुलिस वाले सौरभ के पिता को ले जाते हैं थाने ले जाने के बाद उनके खिलाफ 4 शीट तैयार करते हैं। 2-3 दिन थाना में रखने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से उनको जेल हो जाती है। दोस्तों, इधर जो सौरभ था उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वह अपनी बीवी से माफी मांगता है और दोस्तों, सौरभ अपनी बीवी से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें वह सारा हक देने को तैयार हूं जिसकी तुम हकदार हो। दोस्तों, अब उसी दिन से सौरभ अपनी बीवी को अपना लेता है और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। तो दोस्तों, यह रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी, नए नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड़ प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी 2 बहनें थी जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर केप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाव देखे है तुमने अपने नंगे पाव खेल खेल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो आप चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। ने मम्मी की विनती की कि बस यह आखिरी बार खेलने दे, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस यह था कि छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले सोहिल की छत पर जाकर उसकी माँ से शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। तो सोहिल मुझे मुस्कुरा कर देखकर कहता, कोई बात नहीं रितिका, अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, अब घर पर रहा करो। सोहिल तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी और उसकी वजह शायद सोहिल था, जो कि हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा विदेश होते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पूरी करी, मेरी माँ की सहेली ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं 21 साल की थी जब मुंबई से मेरी माँ की सहेली ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं, तुम्हें अपने से पास विवाह कर जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय का बनाना नहीं आता। वह मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसा आपस में प्यार है। वह तेरे सारे पे छुपा लेगी और यह मेरी माँ
की सबसे बड़ी गलती थी। खैर मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। शादी से 4 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रही थी और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती कि शादी होने में 4 दिन बचे हैं और इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले ही इधर उधर भागती फिरे तो उसके ऊपर रंग रूप नहीं चढ़ता। और यह 4 दिन मैंने बड़े ही मुश्किल में अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंगे उड़ती और कटती देखकर सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती थी ताकि वह कटने वाली पतंग में पकड़ लो। खैर मेरी बारात मुंबई से आई थी। दिन के समय मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफर भी शुरू हो गया। दुल्हन बनी घूंघट में ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा पति सुनील मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास मुंबई में ही रहती थी इसलिए वहां पर मेरा आना जाना न होने के बराबर था। 4 साल बाद मम्मी की यह सहेली हमारे घर मिलने आती थे। हफ्ता 12 दिन रहकर वापस चली जाती थी। इसलिए मुझे ना तो अपने सास के घर के माहौल के बारे में कुछ पता था ना ही अपने पति सुनील के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नजरों से सुनील मुझे देख रहा था और जो उलझन मुझे उसकी नजरों से महसूस हो रही थी कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ बचपन में खेलती चली आ रही थी। वह मेरे सामने वाली बर्थ पर ही बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफर कर रही थी और फिर वह भी इस भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक सलवार सूट भी नहीं ढंग से नहीं पहना था। हमेशा जीन्स शर्ट पहनती रहती या फिर लोअर और टी शर्ट में घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से 18 से 19 घंटे का यह सफर अपने इस भारी लहंगे के साथ किया था। रात को सोने से पहले मैं जेबरा जरूर उतार दिए थे। मुंबई पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया था। थकान से और नींद से बेहाल थी क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतजार भी मैं नहीं किया था। तकिए पर सर रखकर मैं सो गई थी। ना जाने रात के किस समय मेरी आंख खुली थी। मैंने देखा सुनील सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई थी। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब से आई थी बस नाश्ता करा के ही सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही लेटकर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखे ना जाने नीचे क्या था कि मेरा पाँव से टकरा हो गया और मैं गिरते गिरते बची थी, लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी और मैं जल्दी ही संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज सुनकर सुनील की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागते देखकर वह मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेढ़ा। बेशक उसका बचपन में मेरे घर आना जाना था, लेकिन अब सुनील मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी, कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम थी कि जगने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो सारे घोड़े बेचकर ऐसी सोई थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा आई एम सॉरी, शायद सफर की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। कहने लगा, हाँ मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उसने गहरा सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे काफी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। अभी यही सोच रही थी कि कैसे सुनील से यह कहूं कि मुझे भूख लग रही है कि तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक हमारी माँ का आपस में आना जाना था और मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर यह सोचने लगा पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी तराज नहीं है, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। यह कहकर उसने साइड टेबल की दरा से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर तक वह मेरी तारीफें करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वह मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझे ऐसी बातें नहीं करते थे।
इसलिए सुनील के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, मधुर शब्दों में बात करना, सब कुछ दिलफरेब सा लग रहा था कि अचानक से वह मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों है? लड़कियों के हाथों जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया था। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, ना ही अपने हाथों की केयर करने की मुझे कोई परवाह थी। इसलिए मेरे हाथ बड़ा रुखी के और हर वक्त लड़कों वाले खेल मोटे मोटे से हो गए थे। वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, जाओ इसे पहनकर आओ। खुद भी इन भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए शुक्र किया। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो नेट की बहुत ही बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वह पहन ली थी। उसे पहनते हुए बेहद नर्वस हुई थी। कमरे में आई तो सामने ही सुनील हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यह कहकर वह मुझे अपने आप से लगाए बेर पर ले आया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नजरें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नजरों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफर कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए थे। फिर अचानक ही वह मुझसे एकदम पीछे हटा था। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदले थे। समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। वह फौरन कमरे से बाहर निकल गया। काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्ज के सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई थी कि वह कमरे की बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। जैसे ही उसके पास आई वह मुझे देखकर मुंह फेरने लगा, और फिर तो जैसे यह सिलसिला ही शुरू हो गया था। जितना उसके पास जाने की कोशिश करती वह मुझसे उतना दूर भागता था। वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ मीठी बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन वह पता नहीं क्यों मुझसे कतरा नहीं लगा था। काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन उसका व्यवहार मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, सुनील, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? तो वह कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वह कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम हारी चाल हाल और शरीर की बनावट तक मर्दों जैसी है। वह कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं ट्राउजर और टी शर्ट पहनती थी, इसीलिए वह ऐसा कर रहा होगा। क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी साड़ियां तक नहीं निकाली थी। अब मैंने अपने दहेज की वह सारी साड़ियां निकाल दी और उन्हें पहनना शुरू कर दी, और अपनी सास के साथ मिलकर सुनील की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीना में ही खुद को एकदम बंद कर रख दिया था कि शायद सुनील का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता। उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है। मेरी शादी हुई थी और वह मेरा पति था। पत्नी होने के नाते मैं पति के साथ आलिंगन चाहती थी, भले में जो हर चीज से लापरवाह रहती थी। अब सुनील की पसंद में ढलक अपनी पर्सनालिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को सुनील की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसा ही था, मुझे अब भी बात नहीं करता था। एक रात में सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाजें आने लगी और शोर से मेरी आंख खुली थी। मेरी सांस और सुनील में बहुत बहस हो रही थी। कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाज आ रही थी। कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात सुनील और मेरी सास के बीच हो रही थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। सुनील अपनी मां से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है और
यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलते हुए महसूस हुई थी। मेरी सांस कहने लगी, खबरदार, जो तुमने यह शब्द भी अपने जबान से निकाला। वह कहने लगा कि मैं रितिका के साथ नहीं रह सकता। मेरी सांस कहने लगी, क्यों, ऐसा कौन सा ऐब है मेरी बच्ची में? तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया। अपने ने पहनने, ओढ़ने, चलने फिरने, उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया है। और एक तुम हो कि तुम उसे पर सौतन लाकर बिठाना चाहते हो। वह कहने लगा, माँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या, उसके साथ तो कोई भी मर्द जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। रितिका कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूं, और चाहे तो मेरे नाम के साथ भी जिंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मुझसे नजरें चुराता हुआ वह कमरे में चला गया। अभी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो सुनील की मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वह कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज देखती हूँ, मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा अपना आप अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में? कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। बड़े कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट मर्दों के जैसा सीना है तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूं और मुझे तुमसे गिनती है। तुम्हारी संगत में घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता, और ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता, तुम्हें देखकर मेरा जी मतला नहीं लगता है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मैं। तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी? जिन शब्दों में सुनील ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, पूरी रात रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो सुनील तो दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम समय पर करके दे रही हो, इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली गई। पूरे 6 महीने बाद मुंबई से दिल्ली आई थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि उनसे दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का सोहिल भी था। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती उसी के साथ थी, वह भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। मुझे सुनील की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझसे बातों में बिजी थे, बस एक सोहिल था जो चुप था और एक टक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है रितिका, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए मेरे शब्द ना चाहते हुए भी नम हो गए थे। वह मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, हाँ, नजर आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजारा है हमने, साथ खेल है, साथ हंसे है और साथ रोए भी है, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है
तो बस साहिल जो एक बार इशारा कर दो फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ, उसने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा तमीज से बात करो, तुम्हारे जीजा जी है। वह कहने लगा तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा सोहिल वह बहुत अच्छा है। अब मैं उसे क्या बताती, मेरी दोस्ती सोहिल की बहन साथ बचपन से ही बहुत थी, वह शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उसे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दे। अगले दिन सोहिल के घर चली गई। सोहिल उस समय अपनी पापा के साथ उनकी दुकानों पर जाया करता था। उनकी अपने कपड़े की कई दुकानें मार्केट में थी और वह अपने पापा के साथ मिलकर उन दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। दोपहर के समय घर गई थी क्योंकि अगर सोहिल घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर सोहिल की बहन बहुत खुश हुई थी, मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि सुनील बहुत अच्छा इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उसे झिझक हुए वह सवाल ही पूछ लिया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। वह मुझसे कहने लगी कि वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस बात का इलाज करती है। यह सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी बिना किसी से कुछ कहे मेरी प्रॉब्लम का हल हो जाए, इसलिए अगले दिन ही सोहिल की बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन ले लिया और खुद अपनी सास से बात करने लगी। उनसे सुनील के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी मैं रोज उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगी, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडी मुझे दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सांस से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद सुनील को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वह मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अभी वैसा ही था। ने कुछ ही निवाले खाए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, सीने में दर्द की टीस उठने लगी थी। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी प्रॉब्लम का हल यही हो, यह सोचकर वह दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती, लेकिन सुनील की खातिर मैं यह सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर सुनील की कॉल आ रही थी जब से दिल्ली आई थी। सुनील की कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन वह कहने लगा तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से ज़्यादा से बेदखल कर रही है। मैं तुम उन्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहां की खूबियां बस तुम्हारे अंदर नजर आती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें बस 14 दिन दे रहा हूँ वरना तलाक भेज दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं यह सुनकर रोने लगी थी। बार बार सुनील सुनील कह रही थी कि मेरे साथ यह मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे सोहिल खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा तुम्हारे पति का फ़ोन था? मैंने कहा हाँ। कहने लगा क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो? वह इस वक्त काफ़ी सीरियसली मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो
और बिना बताए मेरे कमरे में दंड नाते चले आते हो। तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरी बिना अनुमति के आने वाले? जाओ, निकलो बाहर यहाँ से। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी खरी खरी बातें सुना दी थी। मेरा यूं गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह हम पति पत्नी के आपस का मामला है। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे सुनील की बात याद आने लगी। मैंने 2 टैबलेट निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके, लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि उल्टियां शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने बहनें अपने घर की थी, इसलिए मेरी माँ ने सोहिल को ही बुलाया था और उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। दिन तक जो खाती थी मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, यह दवा बहुत तेज है और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, आपके गुर्दे भी फेल कर सकती है। इसी दवाई और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। वह मुझे उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, यह सब भगवान के हाथ में होता है कि वह इंसान को कैसा शरीर देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र के कमजोर होते हैं, जिन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता, वह उनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ यह प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फिजिकल होता, तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती, तो तुम्हारा शरीर खुद बखुदा लगती। यकीनन आपका पति दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। यह बातें सुनकर माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही सोहिल ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है यह समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, माम, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माम, अपने आप को सुनील की खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए। आप बेशक मेरी सांसें पूछ ले, लेकिन फिर भी वह मुझसे कहता है कि उसे मुझसे गिनती है। मेरी संगत से उसका जी मितला लगता है। यह बातें औरत की रूह तक को घायल करके रख देती है। लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए, वह मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। यह सब कहते हुए रोए जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात की। वह खुद परेशान थी, कर रही थी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से रितिका की जिंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार था, उसके साथ नाजायज संबंध बना लिए थे। मैंने उसे अपनी कसम देकर रितिका से शादी करवा दी, लेकिन उसे उस बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाएं नजर नहीं आई तो उसने रितिका में ऐब निकालना शुरू कर दिए। मेरी सांस मेरे पास आई और खुद मुझे सुनील से तलाक दिलवाई थी। कहने लगी वह मेरी बेटी के काबिल ही नहीं था। लेकिन मर्द जात से मेरा विश्वास उठ गया था। अभी तलाक हुए 2 ही महीने हुए थे कि सोहिल की माँ सोहिल का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर तबार नहीं कर सकती थी। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, सोहिल ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वह लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं आंगन में बैठी थी जब एक बॉल आंगन में जाकर गिरी थी।
बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा लिया। दरवाजा खोलकर अपना बाल वाला हाथ बाहर निकाला था। मुझे लगा बाल लेने के लिए दरवाजा बजाया गया है, लेकिन किसी ने बाल के बजे मेरा हाथ पकड़ा था। बाल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने सोहिल खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था। वह शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाजा पूरा नहीं खोला था। ने कहा, सोहिल मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा, इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा, यह मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। वह दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है? मुझ में इनकार की वजह बताओ रितिका। मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। वह पूछने लगा, क्यों? बहुत मोहब्बत है उस कमीने इंसान से तुम्हें जो उसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वह मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं है, मुझे किसी से भी मोहब्बत समझे मर्दों से ही नफरत हो गई है। अपनी जिंदगी में किसी मर्द को शामिल करना ही नहीं चाहती। वह कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम यह झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें सुनील से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती, जो यह चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ सुनील प्यारा है। उसी के गम में अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा, मुझे नहीं है सुनील से मोहब्बत। क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? तो कहने लगा, ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे। इसी रविवार को तुमसे शादी करने आ रहा हूं। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें सुनील से नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। यह कहकर वह चला गया था। रोने लगी थी। मैंने वाकई अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से घुलने लगे थे। मैंने उसकी बात पर फिर कोई ऐतराज नहीं किया था। चुपचाप मैंने सोहिल से शादी कर ली थी, लेकिन जब वह कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था कि कहीं वह भी मेरी उन्हें शब्दों से इंसल्ट ना करे जैसे सुनील ने की थी। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा, रोने लगी थी। वह कहने लगा, रितिका, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को तुम पर जताऊंगा, जिसमें तुम्हारा कोई बस ही नहीं है? मैं हैरान थी कि उसे यह सब कैसे पता। वह हर बार की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था। वह मेरा हाथ थामकर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वह भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था कि ऐसे नीच घटिया इंसान से रितिका को तलाक दिलवा दें। उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वह सब जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुमसे सोहिल बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी सुनील से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई, वरना कभी तुम्हारी दीवाह होने ही नहीं देता। बात करते करते सोहिल मेरी ज्वेलरी उतार चुका था, और जब उसने मुझे अपनी बाहों में भर तो मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सुकून से सोहिल के सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।